रहता है। सवाल लगाइए, बार बार चीजों को समझते चलिए, राइट। आइए सबसे पहले ईएलपी नंबर 1 का डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों, आ जाओ। मॉल कंसेप्ट ईएलपी नंबर 1, आ जाए सभी लोग। डाउट हो तो हाथ खड़े करिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे डिस्कशन रोज करोगे? रोज करूंगा। 11 12 12। एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा, सवाल नंबर 12। जिस भी बच्चे का डाउट है, सवाल नंबर 12 जरा सुनिएगा। कितने बच्चों को डाउट है? सवाल नंबर 12। 12 वाला जो सवाल है उसमें पूछा है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम, यानी कि हमें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज डिस्कशन पार्टिसिपेट करिए, सभी को रिवाइज करिए। हमसे वो नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है। तो नंबर 1 ऑप्शन 1 ग्राम ऑफ ब्यूटेन, 1 ग्राम ऑफ ब्यूटेन। तो क्या सबसे पहले मोल निकालोगे? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर मास बता दोगे? 12 4 जा 48 प्लस 10 58। ये किसके मोल आए? ब्यूटेन के। लेकिन उसने मॉलिक्यूल का नंबर नहीं पूछा है, एटम का। रुको रुको रुको, ये किसके मोल आए? ब्यूटेन के। लिख देता हूं मैं, ये किसके मोल है? ब्यूटेन के। एक ब्यूटेन के मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 10 4 14। 10 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन है। कुल कितने एटम हुए? 14। मेरे साथ चलिए, कुल कितने एटम हुए? 14। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम? 14। मेरे पास कितने मॉलिक्यूल हैं? इतने। 1/58 की 1/58 मोल। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे बता दोगे? 14 इंटू 1/58 मोल। मोल शब्द नहीं है, नंबर। ऐसा भी लिख सकते हो। डन। ऐसा आपको करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर 2 में। 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो सबसे पहले निकाल लो नंबर ऑफ मोल। वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास। 1/28 क्या है? मोल। किसके आए? नाइट्रोजन के। मुझसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की संख्या पूछा कि एटम की? एटम की। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम? 2। कुल कितने होंगे? 2 इंटू 1/28 इंटू Na। डन। कर लोगे बेटा बाकी? 1 ग्राम ऑफ सिल्वर पहले ही बता देते हैं, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू 1/108। हाँ या ना? अच्छा, सिल्वर नेचर में Ag के फॉर्म मिलता है कि Ag2 के फॉर्म में? Ag। तो 1/108 मोल किसके आए? Ag के। यही एटम है, यही टोटल नंबर है। मतलब आप कह दोगे 1/108 इंटू Na। हाँ या ना? पूरा सॉल्व नहीं करना होगा, बस आपको देखना है कहां बड़ा कहां छोटा है, वो एक कंपैरिजन बताना है। कर लोगे? 12 13 14 15 16 17 18 19 करके आए हो ना? बन गए हैं क्या? समझदार हो गए आप लोग हैं। 20 21 22 23 23 23 ही तो एक सवाल बढ़िया था, लास्ट डिस्कस करूंगा। 23 एक सवाल आपको पूछना था, सवाल नंबर 23, बाकी तो बनने थे। 23 लास्ट में डिस्कस करता हूं। 24 25 26 27। जिस बच्चे ने मुझसे 27 पूछा, क्या थक गए थे क्या आखिरी में आते आते? बोले सर से पूछ लूंगा, सारे बन गए तो नाम खराब हो जाएगा। हाँ, 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। तो क्या आप मीथेन के मोल निकाल लोगे? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन कितने मोल आए? ये 16 लिखा है, कितने मोल आए? 0.1 मोल। किसके? आपके कि मेरे? मीथेन के। कितने मोल आए? 0.1 मोल। मीथेन मॉलिक्यूल है कि एटम है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कंपाउंड एटम में अंतर बताया था ना? मॉलिक्यूल है कि एटम है? मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम? 5। तो कुल कितने मॉलिक्यूल है? 0.1 मोल। 0.1 मोल मॉलिक्यूल है। 0.1 मोल। तो कुल कितने एटम होंगे? 5 इंटू 0.1 मोल। शब्द नहीं है, तो 5 इंटू 0.1 इंटू Na चलेगा? जिस बच्चे का डाउट था क्लियर है? कर लोगे बेटा? फिलहाल मुझे लगता है उतनी मेहनत भी नहीं करनी थी, है ना? जिस बच्चे का डाउट है, सवाल नंबर 23, आखिरी सवाल डिस्कस कर रहा हूं, प्यारा सवाल। इस सवाल के पहले आपसे कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं, बोर्ड पे आओ, पूछ लो। क्या ये एक बर्तन है, सबको दिख रहा है? दिख रहा है क्या? दिख रहा है सबको? इसमें छोटी 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 ऐसे बॉल्स भरी है, मान लो खूब सारी बॉल्स भरी है, राइट। अब वो सवाल मुझसे कहता है कि ये जो टोटल सैंपल है,
ये जो टोटल, इसका वजन है मान लो 4000 ग्राम, मान लो। आप ध्यान देखो, उसमें 40 किलोग्राम लिखा है। 40 किलोग्राम मतलब 40 इंटू 1000 कितना हो जाएगा? 40,000। मैं अभी 4000 बोल रहा हूं आपको फील कराने के लिए, आप तक क्या अंदर से सोचो हो क्या रहा है, चलेगा? इस पूरे बर्तन का वजन कितना है? सर आप सवाल जैसा करो वरना हमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है बेटा, मान लो इसका वजन है 40,000 ग्राम, मान लो, मान लिया बेटा। मैं सोचा अगला सवाल आप खुद अपने से बता देते, फिलहाल वैसे डिट्टो सेम कर देता हूं। ठीक, इसका वजन कितना है? 40,000। तो जो 40,000 ग्राम है, 40,000, वो इन पूरी बॉल्स का वजन है। बर्तन का वजन माइनस कर दो पल भर के लिए। अब मतलब ज्यादा दिमाग लगाना सर, बर्तन का वजन भी जुड़ा होगा, नहीं ऐसे नहीं है ना। अभी सभी बॉल्स का जो टोटल वेट है वो कितना है? 40,000 ग्राम। डन। अब अगर मैं आपको एक बॉल का वजन बता दूं, एक बॉल का वजन, एक एक इस एक बॉल का जो वजन है मैं आपसे कह दूं x ग्राम है, कितना ग्राम है? तो क्या आप मुझे टोटल नंबर ऑफ बॉल नहीं बता सकते? कैसे बताओगे? नंबर ऑफ बॉल इज इक्वल टू टोटल वेट अपॉन x। रुको रुको रुको, इससे क्या आएगा? नंबर। आपको नंबर चाहिए कि मोल चाहिए? तो अगर नंबर मिल गया तो मोल नहीं निकाल लोगे? कैसे निकालोगे? गिवन नंबर अपॉन अवोगाड्रो नंबर, गिवन नंबर अपॉन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब थोड़ा सवाल के रेफरेंस में सोचो बच्चों, आपको कुल वजन कितना दिया है? 40,000 ग्राम। एक सवाल नंबर कौन सा ये? 23। एक एटम वो रत्ती भर एटम का वजन कितना दिया है? 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम। तो आप क्या कह दोगे? टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ इक्वल टू 40,000, हाँ या ना, अपॉन 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस, ये किसकी संख्या आई? नंबर ऑफ एटम आई कि नहीं आई? आपको नंबर चाहिए कि मोल चाहिए? कैसे पता चला मोल चाहिए? सवाल में तो ग्राम एटम लिखा है। सर ग्राम एटम ही तो मोल है, क्योंकि ग्राम के बाद ऑफ नहीं तो वो ग्राम नहीं, वो है मोल। यानी अपने से क्या पूछा है? मोल। तो लाला मोल नहीं निकाल लोगे? नहीं समझे? एक तरीका, क्या और कोई तरीका हो सकता है? सुनो 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 ध्यान से, क्या एक तरीका समझ में आया? मैंने बिल्कुल बेसिक बचपन की 5वीं 6वीं की मैथ है ये। आज बस मोल लगा है, कुल वजन में से एक कम डिवाइड कर दो तो कुल संख्या आ जाएगी यार। अब उसको अवोगाड्रो नंबर डिवाइड करो, मोल आ जाएगा। एक तरीका सोचने का, नया तरीका। जितने तरीके सोचोगे इस चैप्टर में उतना मजा आएगा। जब हम यहाँ, तो मैंने शुरू में कहा था पहले सारे कंसेप्ट सिखाऊंगा, फिर लास्ट में सारे सवाल सवाल सवाल, याद है क्या? वो नए तरीके सोचने का मजा तब आएगा जब आपका माइंड थोड़ा ब्रॉड होके सोचेगा। कैसे? सुनिएगा। जब भी हम मोल निकालते हैं, क्या निकालते हैं? तो मोल जब भी आप निकालते हो, अगर आपको याद हो तो मोल का फॉर्मूला हुआ करता था, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। एटम है तो एटॉमिक वेट, हाँ या ना? मानते हो कि नहीं मानते हो? एक बात बताओ, कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है? 12 की 12 एएमयू। तो आप नीचे 12 लिखते थे, 12 एएमयू लिखते थे, केवल नंबर लिखते थे 12, हाँ या ना? क्योंकि अगर ऊपर ग्राम होता था, अगर ऊपर, तो नीचे भी 12 ग्राम लिखते थे, जाने अनजाने में एक मोल का मास लिखते थे। लेकिन एक कार्बन का वजन कितना है? एक पानी की मॉलिक्यूल का वजन कितना है? नंबर 18 है, बस यूनिट एएमयू है। लेकिन जब एक मोल का मास बोला तो नंबर 18 है मगर यूनिट एएमयू नहीं, ग्राम है। हमेशा कहता था नंबर चुराइए यूनिट लगाइए, 18 18 ही रहेगा, बस कभी एएमयू है तो कभी ग्राम। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो, मुझे मोल निकालने हैं, मुझे मोल, और मुझे टोटल वेट दे रखा है कार्बन का। लेट्स इमेजिन, लेट्स कार्बन का टोटल वेट दे रखा है 24 ग्राम मान लो, और नीचे मुझे क्या लिखना है? 12। लेकिन प्रश्न में उन्होंने मुझे एक एटम का मास, क्या बोला मैंने? उन्होंने मुझे एक एटम का मास दे रखा है, जरा सुनिएगा, 12 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। क्या किसी के माइंड में चमका? मतलब उन्होंने मुझे एक एटम का मास किस में दिया है? ग्राम में। तो सर मैं तो एएमयू में कन्वर्ट कर लूंगा, सर मैं तो इसे एएमयू से डिवाइड कर लूंगा, और जब मैं इसे एएमयू से डिवाइड करूंगा तो मुझे मास मिलेगा किसमें? एएमयू में। वही लॉजिक यहां लगाओ ना। उन्होंने एक एटम का मास किस में दिया है? ग्राम में। उसे किससे डिवाइड कर दोगे? एएमयू से। नहीं कर सकते। तो क्या आपको एक एटम का मास एएमयू मिल जाएगा? अब सीधे कह दो टोटल वेट अपॉन एटॉमिक वेट, सीधे खट से मोल आ जाएगा। ये समझे कि नहीं समझे? नहीं समझ पाए। एक कार्बन का मास अगर मैं 12 ना देता,
अगर मैं 12 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम देता, तो आप यहाँ 12 इंटू 1.6 लिखते, केवल 12 लिखते, केवल 12 ना। तो ऐसा क्या करो कि 12 बन जाए। किससे डिवाइड? एएमयू से। अरे हेलो, नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। और जब आपने इसे एएमयू से डिवाइड किया तो क्या एक एटम का मास आ चुका है? आया कि नहीं आया? और जो एक एटम का मास आया वही कहीं ना कहीं उसका एटॉमिक मास है, उसी नंबर डिवाइड कर दो, मोल आ जाएगा, हाँ या ना। क्या ऐसा कोई क्लास में है जो एक नया तरीका मुझे इसका बता सकता है? सर और भी तरीके हो सकते हैं क्या? एक मिनट, पहला तरीका टोटल वेट में से एक एटम का वेट डिवाइड करो। हेलो, उससे टोटल नंबर मिले, उस टोटल नंबर को अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो, टोटल मोल मिले। दूसरा तरीका, एक एटम के मास को 1 एएमयू से डिवाइड करो। 1 एएमयू की वैल्यू कितनी होती है? 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, हाँ या ना? तो क्या एक एटम का वजन एएमयू में आ जाएगा? वो जो नंबर आया 5, 10, 2 जो भी आया उससे डिवाइड कर दो। एक और तरीका बताऊं क्या? बताऊं क्या? बताऊं क्या? कार्बन के एक एटम का मास 12 क्या? एक मोल का मास 12। आप यहाँ 12 एएमयू लिखते हैं कि 12 ग्राम लिखते हो? सर हमने तो कभी सोचा ही नहीं एएमयू लिखते ग्राम लिखते, हम तो हमेशा 12 लिखते थे। सोचने का मौका ही नहीं मिला एएमयू लिखा ग्राम लिखा, 12 तो लिखते थे। अरे बोलो ना। सुनो, क्या आपको एक एटम का मास दे रखा है? तीसरा तरीका, क्या आपको एक एटम का मास दे रखा है? तरीके कोई रटाए नहीं जाएंगे, फील आएगा तो अपने अंदर से आएगा, याद रखना। अरे नहीं समझे? एक एटम का मास कितना दिया भाई ने? 6.6 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम, हाँ या ना? ये किसका मास है? किसमें लिखा है? मतलब इसमें एम्यू समाया होगा कि नहीं होगा? तो अगर एक एटम का मास इतना है तो क्या आप एक मोल का मास नहीं निकाल सकते? क्या एक मोल का मास एक एटम का मास इंटू Na होगा? और ये जो होगा लाला, यही तो एटॉमिक मास होगा। अरे बोलो ना। क्या बोला मैंने? सर एक एटम के मास को एक मोल से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल उसका एटॉमिक मास ही तो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? पक्का आएगा। अच्छा मुझे सीधा सीधा लग रहा है 10 की पावर -23, 10 की पावर 23 कैंसल आउट, 6 छांग 36, हाँ या ना? ठीक है, 6.6 थोड़ा और गिन लेना, 40 के आसपास आ जाएगा, 38 मान लेना। मतलब लेट्स इमेजिन वैल्यू आई 40 मान लो। ये जो 40 आई, एक एटम का मास आया कि नहीं आया? कि एक मोल का मास आया? तो ये 40 आया, 40 ग्राम आया, तो एक एटम का मास कितना होगा? 40 एएमयू। नंबर चुराइए, यूनिट लगाइए। नहीं समझ पाए? क्या और कोई तरीका हो सकता है? अभी भी इतना बहुत है फिलहाल। ये ईएलपी नंबर 1 एक बार सोचना जो मैं डिस्कस किया, किसका था ये? क्लास में जाओ, आज कुछ नया सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सीखना है। ऑनलाइन वालों कैसे हैं आप सभी? अच्छा, लास्ट क्लास में चल रहा था एम्पिरिकल फॉर्मूला, राइट? एसी बंद है तो बेटा आप भी उठ के बोल सकते हो, फीस जमा करिए। कोई नहीं सुनता आपकी। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे प्यारे बच्चों, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, हाँ या ना? पहले उसे कंप्लीट कर दूं, फिर शुरू करेंगे आज मोल कंसेप्ट, ठीक? मोल कंसेप्ट आज की क्लास का मेन उद्देश्य क्या है जरा सुनिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट, कंबशन वाले सवाल, एलआर, वो सारी बातें करेंगे। लेकिन उसके पहले जो कल चल रहा था उसे सम अप करते हैं, राइट? कल मैंने आपसे कहा था जब भी एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना हो, क्या निकालना हो? सबसे पहले उसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है उसको लिख लीजिए, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है उसको। सवाल में सर हमें परसेंट बोले, सवाल में सर हमें वेट बोले, सवाल में सर हमें कुछ भी बोले, उसे हमेशा किस में कन्वर्ट करना? मोल में। यही सिखाया। आखिरी सवाल जो आप कर रहे थे शायद वो कौन सा था? 1347 वाला, राइट? लिखना जरा अगला सवाल। अगला सवाल, इफ इन अ कंपाउंड, इफ इन अ कंपाउंड, इफ इन अ कंपाउंड weight percentage of, weight percentage of, weight percentage of
कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, weight percentage of carbon, hydrogen and oxygen are 50.2%, 13%, 34.8% respectively. 50.2%, 13%, 34.8% रेस्पेक्टिव। रुको जरा, मुझे बताओ ये तीनों को जोड़ने पे 100 आया कि नहीं आया? पहले चेक करो, ये कोई जरूरी नहीं, चेक करो जरा। शायद यहाँ पे कितना हुआ 34.8, तो यहां से लिया 2, कितना हुआ 35। बोलो ना यार, 35 और 3 38। अगर मुझे 100 करना तो ये 50 होना चाहिए 52। आपसे पूछ रहा हूं, अगर एक बात बताओ, किसी भी कंपाउंड में 3 या 4 कांस्टेंट एलिमेंट है तो सबका परसेंटेज कितना होना चाहिए? अगर कभी ऐसा हो जाए, मेरी बात समझना ध्यान से, कि टोटल जोड़ने पे 100 नहीं आया, उसके दो ही पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटी नंबर वन, उसमें कितने एलिमेंट दिखाए? 3, तो कोई एक और होगा। अब वो ऑप्शन देख के समझ में आएगा, हो सकता है वो नाइट्रोजन हो सकता है वो कोई दूसरा हो। समझ पाई क्या? अगर तीनों को जोड़ने पे 100% नहीं आया, अगर तीनों को जोड़ने पे, इसका मतलब उसमें कोई एक एलिमेंट और है जिसको अपने से सोचना पड़े। क्लियर? या ये हो सकता है कि सवाल बनाने वाले से गलती है। आज यहां पे लिख लीजिएगा 52.2%, लिख लो ना। अब आ गया 100। अगर नहीं लाना होता तो एक और आइटम लिख देता, नाइट्रोजन 52.2%, 13% and 34.8% respectively. Then write its empirical formula. अब ये सवाल कल के सवाल से थोड़ा अलग है। Write its empirical formula. मुझे बताओ बच्चों, आज तीनों एलिमेंट का भाई ने क्या दे रखा है, और सर ने क्या बोला था? कुछ भी दे, किसमें निकालना है? मोल में। चलेगा? कहीं साइड में हो सके तो लिख देना, वेट परसेंटेज को वेट मानिए, वेट परसेंटेज को वेट मानिए, वेट परसेंटेज को वेट मानिए। अगर आपने वेट परसेंटेज को वेट माना तो कार्बन कितना परसेंट है? 52.2। हाइड्रोजन कितना है? 13। ऑक्सीजन कितना है? 34.8। चलेगा? अब ये जो आपने लिखा, ये मोल लिखा है कि वेट लिखा है? वेट। लेकिन सर ने कहा था कुछ भी दे, किसमें कन्वर्ट करना? मोल में। अब बताओ, मोल में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करूं? एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है तो कार्बन का एटॉमिक वेट बच्चों, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। चलेगा? अब जरा मुझे डिवाइड करके बताओ ये कितना आता है? चेक करो, 12 4 जा 4 पॉइंट, सभी लोग बताएंगे। इतना कैलकुलेशन ज्यादा टफ नहीं है बेटा, मैं सवाल देने के पहले कैलकुलेशन करके आया हूं, बहुत सिंपल है। 4.35 के आसपास आता है। तो फिर आप ऐसा डर क्यों रहे हो, बताओ ना। 4.35 आ रहा है, सभी लोग सॉल्व करेंगे प्लीज। अब कार्बन के नीचे, अच्छा ये जो 4.35 है ये मोल है कि नहीं है? मोल। और हाइड्रोजन कितना आया? 13। जरा ऑक्सीजन बता दो, 16 दूना 32, कितना? 2.175। चलेगा? रुको, ये जो आया क्या ये मोल है? तो क्या इसी फॉर्म में मैं फॉर्मूला छोड़ दूं? सब फॉर्मूले में कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल रखना नहीं, उसे एक इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इंटीजर बनाने के लिए क्या मैं इस पूरे तीनों नंबर को किसी एक नंबर से डिवाइड करूं? कल रूल बताया था, किससे डिवाइड करूं? छोटा। सबसे छोटा कौन है? 2 पॉइंट। करो डिवाइड जरा, इसको भी करो, इसको भी करो, इसको भी करो, करो बेटा। तो ये कितना आएगा? 4.35 अपॉन 2.175, 17 17 17 34 के आसपास आ रहा है। देखो सभी लोग, बोलो कितना आ रहा है? 1 मिनट, 2 आया कि लगभग 2 आया? मगर इतना करीब था कि उसे 2 मान सकते हैं। क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला में थोड़ा बहुत एरर अप्रोक्सीमेशन चलता है? चलता है। अब बताओ हाइड्रोजन डिवाइड करो जरा, सच बताओ 6 आया कि 5.9 आया? कितना आया बच्चे? अरे हाँ या ना? और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया? 1। अब बताओ, क्या मैं कार्बन को 2 मान लूं? क्या मैं हाइड्रोजन 6 मान लूं? क्या मैं ऑक्सीजन 1 मान लूं? इससे कोई सिंपलेस्ट रेशियो पॉसिबल है कि नहीं है? तो क्या यही उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है? अब एक बच्चा मुझसे कहता है सर, क्या कहता है? सर एक बात बताओ, जब अंत में आपको मानना ही था, जब अंत में आपको, तो इतनी दूर आके क्यों माने? यही मान लेते।
सुनो 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 सर, जब आपको लगभग लेना है, आपको पता है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला में अप्रोक्सीमेशन चलता है, तो यहीं से मान लो ना, बनाने वाले ने यही गलती कर दी होगी। एक मिनट, मतलब 50, मैंने कहा कैसे बेटा? सर 52.2 को 52 मान लो। अच्छा, 34.8 को? मैंने फिर 35 क्यों मान रहे हो बेटा? 36 ही मान लो, आसान वाला थोड़ा और, या 34 मानो, या जो आसान लगे वो मानो, 32 मान लो आप। समझना मेरी बात को। सुनो, अगर आपने यहां लिया लगभग, यहां लिया, तो डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा, फिर यहां आएगा, फिर उसमें भी आप लोगे तो आंसर लगभग आया कि महालगभग। लगभग लेने का नियम होता है केवल आखिरी स्टेप में ले, शुरू से लगभग लोगे तो अंत में सब लगभग ही चलेगा। नहीं समझे? तो लगभग हमेशा कहां लेना होता है? आखिरी से, ताकि लगभग एक ही बार, ऐसा नहीं लगभग लगभग। समझ पाए क्या? लिखिए जरा, अगर आप समझ पाए तो एक सवाल और लिखिए, बढ़िया सवाल दे दूं क्या? थोड़ा दहलाने वाला सवाल लिखिए जरा। इफ इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इफ इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है मान लो, इफ इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड percentage of carbon, percentage of carbon is 6 times, 6 times of the percentage of hydrogen. If the percentage of carbon is 6 times of the percentage of, समझ पाए इसको? मतलब अगर हाइड्रोजन x है तो कार्बन, एंड समेशन ऑफ, समेशन समझते हैं, एंड समेशन ऑफ percentage of carbon and percentage of hydrogen, summation of percentage of carbon and percentage of is 1.5 times, is 1.5 times of the percentage of the percentage of nitrogen, of the percentage of, then write, सवाल समझे बेटा? then write its empirical formula. तो प्यारे बच्चों, हमें इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है। सबसे बन जाएगा, तसल्ली से करो, बन जाएगा। समय दूं आपको कि ना दूं? दे दिया, 40 सेकंड। तसल्ली से लिखो। सबसे पहले हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, तीनों का परसेंट निकाल लो ना एक बार। क्या बात है, सवाल को आराम से पढ़ो, किसी एक को परसेंट इमेजिन करो। हिंट देता हूं, हाइड्रोजन का परसेंट x मान लो, तो कार्बन का परसेंट कितना हुआ? अब हाइड्रोजन कार्बन के परसेंट को जोड़ दो, तो 6x प्लस x कितना हुआ? दिमाग लगाइए, आंसर पाइए। चलो, हाइड्रोजन कितना माना? x, तो कार्बन कितना हुआ? 6x। अब रुको, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन को आपको कुछ मानना पड़ेगा। लेट्स इमेजिन, आपने कहा नाइट्रोजन का परसेंट y है, लेकिन जो y है वो 6x प्लस x के बराबर है। नहीं समझे? सर आपने अलग क्यों माना? सुनो, मैंने अगर नाइट्रोजन का परसेंट कुछ माना, तो वो जो कुछ है उसकी वैल्यू किसके बराबर है? परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के ना। अच्छा, कितना है? 1.5। अब वो क्या कहना चाहता सुनिएगा, कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 7x नहीं है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 1.5 टाइम्स ऑफ 7x है। पढ़ो जरा सवाल, समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन, सब लोग बोर्ड पे आइए, समेशन ऑफ एंड परसेंटेज ऑफ, summation of percentage of and percentage of is 1.5 times of the percentage of nitrogen। मतलब आपको नाइट्रोजन का 1% मानना पड़ेगा, और वो मैंने कितना माना? y। कितना माना? तो प्रश्न मुझसे कह रहा है कि नाइट्रोजन का जो परसेंट है वो y है, और जब x प्लस 6x को जोड़ोगे तो वो 1.5 टाइम्स ऑफ y आने वाला है। चेक करो, यही सवाल कहा कि नहीं कहा? बोलो, खेल खत्म हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ सर, अभी तो शुरू हुआ।
मुझे बताओ कुल कितने एलिमेंट है? 3। एक है कार्बन, एक है हाइड्रोजन, एक है, बोलो ना, कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना, नाइट्रोजन कितना, वाई। अब रुको दिमाग लगाओ, अगर मुझे सॉल्व करना, तीनों को एक्स के फॉर्म में रखूं कि अलग अलग, तो क्या मैं वाई की वैल्यू एक्स के फॉर्म में नहीं निकाल सकता? बोलो वाई कितना आएगा? 7x/1.5। जब मैं बोर्ड पे, आप सबका ध्यान, बोर्ड पे सवाल जितने भी कराए जाते हैं वो सिखाने के लिए कराए जाते हैं, आपसे आंसर की उम्मीद नहीं है, मैं बार बार कहता हूं। जब मैं सॉल्व करने लगूं आपको सीखना पड़ेगा, मेरे साथ बोर्ड में सॉल्व करो ना, हाँ सोचो ना, आप ये करेंगे ये करेंगे। अगर आप लिखते रहोगे तो सीख नहीं पाओगे, क्योंकि मैं सवालों की वैरायटी रिपीट नहीं कर पाऊंगा। बच्चे समझ पा रहे हैं क्या? इतने सवाल कराने लगे, हर वैरायटी के दो दो कराएं तो कभी खत्म ही नहीं होगा। उन्हीं वैरायटी के लिए आपके पास मॉड्यूल एलपी होता है, यहाँ वैरायटी कवर करने की कोशिश करता हूँ, समझो प्लीज, ठीक है क्या? मुझे बताओ, क्या हमने यहाँ पे 7x = 1.5y कर लिया? तो यहां से मेरे पास y की वैल्यू आई कि नहीं आई? और y को बोलो मैं क्या लिख सकता हूं? सभी लोग, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए यार। y क्या लिखूं? 7x/1.5। रुको, क्या ये परसेंट है? क्या ये परसेंट है? क्या ये परसेंट है? और कुछ देर पहले मैंने कहा था वेट परसेंटेज को वेट माना जाएगा, वेट परसेंटेज को वेट माना, यानी आप इसे वेट मान सकते हो बेटा। अपने को एटॉमिसिटी में वेट लिखना होता है कि मोल, और वेट को मोल बनाना अपने को आता है। क्या मैं इसे डिवाइड करूंगा 12 से, 1 से, 14 से, हाँ या ना? क्या तीनों में एक्स एक्स कैंसिल होगा? नहीं समझ पाए? आओ इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। C1/2 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन 7/2 1.5 × 2 1/3। अरे 7 2 जा 1.5 × 2 3, हाँ या ना? नहीं समझ पाए? क्या ये अपने सिंपलेस्ट रेशियो में है? नहीं। तो क्या सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर लोगे? किससे मल्टीप्लाई करूं? 6 से मल्टीप्लाई करूं कि सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करूं? सर आपके दिमाग में जो पहले स्ट्राइक करे वो कर लो। अरे सबसे छोटा कौन है? तो या तो 1/3 से, रूल यही है ना, जो सबसे छोटा उससे डिवाइड करो। सबसे छोटा कौन है? तो क्या मैं सबको 1/3 से डिवाइड कर दूं? या मेरी कैलकुलेशन बहुत शानदार है तो सीधे कहूंगा सर 3 2 जा 6, 6 से मल्टीप्लाई करो ना सर। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? कार्बन 6/2 3, 6 × 1 6। नाइट्रोजन नहीं चलेगा। आप सबके सामने आ चुका है एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाँ या ना? ये सवाल आपसे बन जाएंगे। मैंने आपको क्या क्या सिखाने की कोशिश करी, सिंपल मास बोल दे, टोटल सैंपल बोल दे, कल के सवाल परसेंटेज बोल दे, परसेंटेज कठिन बोल दे, लगभग लेना मगर आखिरी स्टेप में लेना, पहले लगभग लेना। और अगर कभी इक्वेशन टाइप के सवाल बोले तो कैसे करना, चलेगा? चलेगा। व्हाट इज द बेस्ट पार्ट, हमारे नीट एग्जाम में सीधे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के सवाल नहीं आते। कैसे आते हैं वो मैं आपको समय के साथ बताते चलूंगा, लेकिन बच्चा ये तो फील कर पाता है ना कि एम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब क्या, बोलो हाँ या ना? हमने अभी तक क्या क्या सीखा? मोल सबको क्लियर है? क्लियर है? एएमयू ग्राम क्लियर है? बोलो ना। एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? मगर किसके बदलने से बदलेगा? स्केल। अगर एएमयू नहीं कुछ और लिया तो एवोगैड्रो नंबर वो नहीं कुछ और होगा, हाँ या ना? समझ पा रहे हो क्या? पक्का? प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जितने सवाल किए यहाँ पे छोटे छोटे मोल की बातें करी, एटम की बातें करी एंड सो ऑन, राइट? अब यहाँ पे हम थोड़ा चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। बढ़ाएं क्या? वेपर डेंसिटी, परसेंटेज, कंपोजिशन सब कुछ सिखाया। ये इसलिए सिखाया ताकि मैं वो सिखा पाऊं जो सिखाने वाला हूं। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग, मोल कंसेप्ट। इस चैप्टर में जो सबसे अहम कड़ी है जो हमें सीखना है वो क्या है? मोल कंसेप्ट। सब लोग कमर कस लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं और यही चैप्टर में सिखाना होता है। सवाल इसी से आता है, जैसे कहूं वैसे सीखना है। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट, चलो सब लोग बोर्ड पे आओ। हम लोग क्या सीखने वाले हैं? हमारी पूरी केमिस्ट्री में मैंने चैप्टर की शुरुआत में कहा था, मैंने रेडॉक्स में कहा था, फिर याद दिला देता हूं एक बार। जब भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना होता है, कौन सा एनालिसिस? दो तरह के एनालिसिस होते हैं। मात्रा मतलब क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसे बोला था, सबसे पहले बताऊंगा क्या क्या बना, फिर बताऊंगा कितना कितना बना। क्वालिटेटिव मतलब प्रोडक्ट की पहचान करना। प्रोडक्ट की पहचान करना ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा होता है कि इसकी इसकी रिएक्शन होगी तो बोलो क्या बनेगा। हेलो। लेकिन आज हम अपने फिजिकल केमिस्ट्री में क्वालिटेटिव एनालिसिस से ज्यादा हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव की। किसकी बात करते हैं?
और पूरी केमिस्ट्री में क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी मात्रात्मक विश्लेषण यानी मात्रा की स्टडी यानी अमाउंट की स्टडी करने के मात्र 3 मेथड है। कितने मेथड? पूरी केमिस्ट्री कह रहा हूं मैं। क्या बोला मैंने? चाहे 12वीं हो, चाहे 12वीं बाद आप रिसर्च लेवल पे जाओ, कुल कितने मेथड हैं? 3। उसमें सबसे पहला मेथड है मोल कंसेप्ट। कौन सा मेथड है? हर कंसेप्ट की अपनी अच्छाइयां हैं, हर कंसेप्ट की अपनी बुराइयां हैं। ये जो प्यारे बच्चों मोल कंसेप्ट है, राइट, ये जो मोल कंसेप्ट है ये क्या कहता है? ये कहता है अगर कभी आप किसी भी सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं मोल के तरीके से, ये मोल का कंसेप्ट है, ये मोल का तरीका है, ये मोल का मेथड है। ऐसा ही मोल है, ऐसा ही मोल का कंसेप्ट है। वो कहता है अगर आपको मोल कंसेप्ट लगाना है, कोई बंदिश नहीं है, मत लगाओ, और भी है, लेकिन अगर मोल कंसेप्ट लगाना है, अगर, तो एक नियम होगा कि आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा और उसे बैलेंस करना पड़ेगा। बिना बैलेंस के आप दुनिया के किसी भी सवाल को मोल कंसेप्ट से कर नहीं सकते। यही उसकी अच्छाई है और यही उसकी अच्छाई। क्यों सर? क्योंकि जब बैलेंस कर देते हो तो कभी भी किसी सवाल में इसका कहीं पे लिमिटेशन नहीं आता, और बुराई यह है कि इतना करना पड़ता है। दुनिया बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो चुकी है, 1 घंटे में नीट निकालना चाहती है। 10, 12, 13 लेक्चर का जमाना नहीं सर, वन शॉट कराओ सर, जल्दी हो जाए। समझ पा रहे क्या? तो अब वो इतना लंबा मेथड नहीं करना चाहते। उन्हीं बच्चों के लिए मार्केट में एक दूसरा कंसेप्ट बनाया गया, उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। क्या नाम था? प्रिंसिपल ऑफ। हमारे नीट में प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का एक भी सवाल नहीं आता। अगर आपने सारे सवाल कर लिए तो मैं नहीं सिखाऊंगा, कहीं फंसोगे तो फिर लास्ट में सिखा दूंगा। उसके बाद जो पीओएसी है उसमें हम रिएक्शन तो लिखते हैं मगर बैलेंस करने की आवश्यकता कैसे बिना बैलेंस के रिएक्शन को हम देख के बता सकते हैं, आंसर सिखाऊंगा अगर समय लगा तो, लेकिन नीट के लिए जरूरी नहीं है। और फिर आता है कंसेप्ट नंबर 3, कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये कहता है ना रिएक्शन लिखने की आवश्यकता है ना बैलेंस करने की आवश्यकता है। बोलो हाँ या ना। अब आपने इन सभी कंसेप्ट पे सबसे भारी कंसेप्ट ऑलरेडी सीख रखा है, रेडॉक्स चैप्टर। बोलो हाँ या ना। आप कहते थे ये ना सोचो क्या हुआ, ये ना सोचो क्यों हुआ, अगर हुआ तो हुआ। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी। याद है कि नहीं याद है? क्या आप सबको ग्राम के सारे फॉर्मूले याद है? वेट वाला वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मोल वाला मोल इनटू, नहीं याद है? याद है ना बेटा? वेट वाला, मोल वाला, वॉल्यूम वाला, नॉर्मेलिटी वाला, मोरलिटी, अरे चार्ज वाला Q बाई एफ, करंट वाला IT बाई एफ। ये आप ऑलरेडी सीख रखे हैं। अभी इसकी झलक फिर देखने को मिलेगी आयोनिक में। ठीक, इलेक्ट्रो में सीख लिया, रेडॉक्स में सीख लिया, अभी लौट के कहां आएगा? अब इसको छोड़ दो। हमारा आज किस पे काम है? मोल पे। आप जान के हैरान हो जाएंगे, एनसीईआरटी जब भी सवालों को करता है, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चाहे कुछ भी हो, उसने कभी भी ग्राम इक्विवेलेंट से करना ही नहीं चाहा है। वो तो हम बच्चों को सिखाते हैं एक एक्स्ट्रा एज के लिए, न्यूमेरिकल में स्पीड के लिए। लेकिन सही बताऊं, अगर केवल एनसीईआरटी के हिस्से में रहो ना, तो ग्राम इक्विवेलेंट सवाल ही वो कोई नहीं करता। मतलब उसने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सवाल भी फैराडे लॉ से किए, W बराबर Z इंटू IET से किए। लेकिन हम लोग कैसे करते थे? ग्राम इक्विवेलेंट। समझ पाए क्या? क्यों? ताकि हम स्पीड में कर पाए, हमें नीट कवर करना है ना यार। लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट से ज्यादा एनसीईआरटी तवज्जो किसको देता है? मोल कंसेप्ट को। मतलब एक स्कूल गोइंग बच्चे से उम्मीद करता है कि बच्चा मोल कंसेप्ट पारंगत होना चाहिए। और अब बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी आए हैं नीट में, चलेगा, बहुत घटिया भी आए हैं और बहुत अच्छे भी आए हैं, तो बहुत ढंग से सीखिएगा। मोल कंसेप्ट की अच्छाई क्या है? आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा, उसे बैलेंस करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले एक सवाल मन में आना चाहिए, सर बैलेंस क्यों करते हैं? व्हाई वी हैव टू बैलेंस एनी रिएक्शन, हाँ या ना? बैलेंसिंग के पीछे का खेल है स्टोइचियोमेट्री का। किसका खेल है? आओ जरा थोड़ा सा आपको एक जादू दिखाता हूं। सब लोग बोर्ड पे आइए। क्या हर बच्चा स्टोइचियोमेट्री समझता है? प्यारे बच्चों, आप सबको मैं इतना तो सिखा के यहां तक लाया हूं कि जो स्टोइचियोमेट्री है, लेट्स इमेजिन मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा 2a प्लस बी से बना 3c प्लस 4d। मान लो, अरे मान लो ये रिएक्शन बैलेंस है, मान लो। और मान लेते हैं प्यारे बच्चों ये भी है गैसियस, ये भी है गैसियस, ये भी है गैसियस, ये भी है गैसियस, मान लो। क्या आप इसकी स्टोइचियोमेट्री देख के समझ जाते हैं? ये रिएक्शन आपसे कुछ कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है? ये कहता है अगर नहीं बोला तो मजा नहीं आएगा। ये कहता है इसका 2 मोल जाएगा तो क्या स्टोइचियोमेट्री मोल को रिप्रेजेंट करता है? जरा सुनिएगा, मैं यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ मोल, चलेगा? 2 1 3 4, हाँ या ना? क्या ये सारे सब्सटेंस गैसियस हैं? क्या एक मोल का वॉल्यूम आपको बताना आता है? एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर। दुनिया के किसी भी गैस के एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। हल्की गैस की भारी गैस?
कोई भी गैस, एक बर्तन लो, मॉड्यूल का पहला सवाल, एक बर्तन लो, सबको दिख रहा है क्या? एक बर्तन और लो, मान लेते दोनों के वॉल्यूम सेम है, मान लीजिए, मान लो ना, दोनों का टेम्परेचर सेम है, मान लो, एसटीपी कंडीशन है, मान लो, इसमें भरो हल्की वाली गैस, इसमें भरो भारी वाली गैस। अगर सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर, सेम कंडीशन पे है, हेलो, अगर दोनों में गैस भरी गई है या दोनों में गैस है तो बोलो दोनों में कितने मोल होंगे? सर दोनों में सेम में मोल। नहीं समझे, नहीं समझे, क्योंकि दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम होने वाला है। ये बहुत अपने आप में जादुई है। आगे चल के एक साइंटिस्ट, उनका नाम था अवोगाड्रो, क्या नाम था? उन्होंने इस अपना लॉ बना दिया, अवोगाड्रो लॉ। पर अभी मैंने लॉ पढ़ाया नहीं, बड़ी कॉमन सेंस है कि नहीं है? चलो इमेजिन करना, एक वॉल्यूम, सबको दिख रहा है क्या? एक और बर्तन लो, एक और बर्तन लो, मैंने कहा तीनों में गैस, एक गैस भी गैस सी भरी है, मान लो, तीनों का टीपी सेम है, मान लो, क्या सेम है? फास्ट प्रोसेसिंग चाहिए दिमाग की। इसका टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर सेम, प्रेशर प्रेशर सेम, तो क्या तीनों का जो गैसेस का वॉल्यूम है वो भी सेम होगा? अब सवाल ऐसे बोल दे, तीनों का वॉल्यूम सेम है, तीनों का वॉल्यूम, वॉल्यूम भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, आई एम डैम श्योर तीनों का मोल सेम होने वाला है। मोल सेम होगा, मॉलिक्यूल सेम होगा, लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल में एटम अलग है, एटम अलग हो सकता है। रुको रुको रुको, ऐसा समझना, समझ लो पहले। ये मान लो प्यारे बच्चे, मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर, सबको दिख रहा है क्या? देख लो ना, इसमें मैंने भरा O2, क्या भरा? और इसमें मैंने भरा O3, मान लो, इसमें मैंने भरा हीलियम, मान लो, तीनों का TPV सेम है, मान लो, तो तीनों मोल सेम होंगे नहीं होंगे? मोल सेम होंगे तो मॉलिक्यूल की संख्या सेम होगी, मॉलिक्यूल की संख्या सेम है तो एटम सेम है कोई जरूरी? तो किसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, इसके एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, इसके एक मॉलिक्यूल सेम होंगे, एटम सेम हो कोई जरूरी नहीं। फिलहाल आना जरा प्यारे बच्चे, अगर कोई स्टोइशियोमेट्री की बात करे तो क्या ये मोल को रिप्रेजेंट करता है? क्या इसका वॉल्यूम बता दोगे? इसका वॉल्यूम कितना होगा? 2 into 22.4, 1 into 22.4, 3। क्या स्टोइशियोमेट्री वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट करता है? ये होगा 2 into 20.4 एंड सो ऑन, हाँ या ना? बोलो बच्चों, क्या ये प्रेशर को भी रिप्रेजेंट करता है? मतलब मैं कह सकता हूं 2 एटीएम, 1 एटीएम, 3 एटीएम, कह सकता हूं 2 MMHg, 1 MMHg, 3 MMHg, 2 टॉर, 1 टॉर, जो भी होगा सेम होगा। अगर 2 टॉर जाए, अच्छा रिएक्टेंट जाता है क्या आता है? और प्रोडक्ट, अगर 2 टॉर जाएगा तो 1 टॉर जाएगा, तो कितना समझ में आता है? अब समझना क्या है बताता हूं। अगर कोई रिएक्शन बैलेंस है तो उसका जो स्टोइशियोमेट्री होता है ये सब कुछ रिप्रेजेंट करता है, बशर्ते वो गैसियस हो। अगर वो सॉलिड हुआ, क्या हुआ? क्या हुआ? तो अब उसका जो स्टोइशियोमेट्री है मात्र 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 एक चीज को रिप्रेजेंट करेगा, वो है मोल। क्या है? मतलब सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, स्टोइशियोमेट्री हमेशा मोल तो है। स्टोइशियोमेट्री बहुत कुछ है, लेकिन सबके लिए बहुत कुछ, लेकिन सबके लिए हमेशा एक चीज है, वो क्या है? मोल। मतलब दुनिया का कोई भी सवाल होगा, मोल तो हमेशा जिंदाबाद रहेगा। वॉल्यूम नहीं लग सकता, प्रेशर नहीं लग सकता, मगर मोल तो लगने। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कॉपी में लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग मोल कांसेप्ट, लिख लिया क्या? उसमें बस इतना लिख देना, मोल कांसेप्ट पॉइंट नंबर 1। ये मत लिखना, ये ऑलरेडी बता चुका। पॉइंट नंबर 1, रिएक्शन लिखना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। नीचे पॉइंट लिखिएगा, स्टोइशियोमेट्री ऑफ अ बैलेंस। अभी गर्मी लग रही है, स्टोइशियोमेट्री, फैन ऑन कर लो, क्या करें, उन्होंने ऑन तो किया है। स्टोइशियोमेट्री, इधर का एसी ऑन है, ठंड लग रही है उधर। अभी 5 मिनट बंद कर देता हूं, थोड़ा हवा सर्कुलेट हो जाए। लिखना जरा, स्टोइशियोमेट्री ऑफ अ बैलेंस्ड, स्टोइशियोमेट्री ऑफ अ बैलेंस्ड स्टोइशियोमेट्री। अच्छा, जब भी मैं स्टोइशियोमेट्री बोलूं पूरा मत लिखो, इतना लिख दो स्टोई बस। हाँ, स्टोइशियोमेट्री, हाँ फालतू की दुनिया जान जाएगी, नहीं आती स्पेलिंग, लिखो स्टोइशियोमेट्री ऑफ अ बैलेंस्ड रिएक्शन। स्टोइशियोमेट्री ऑफ अ बैलेंस्ड रिएक्शन रिप्रेजेंट, जैसे बोलूं वैसा लिखना, ठीक? रिप्रेजेंट
Number one, if gaseous component stoichiometry of a balanced reaction represent. Number one, if gaseous, अगर गैसियस तो क्या क्या बताती है बताओ? मोल, लिख लो, रिप्रेजेंट इफ गैसियस कंपोनेंट, एरो बना के, मोल कॉमा वॉल्यूम, मोल कॉमा वॉल्यूम कॉमा प्रेशर कॉमा मॉलिक्यूल, ऑल्सो रिप्रेजेंट, रुकना, स्टोइशियोमेट्री मोल बताती है, स्टोइशियोमेट्री वॉल्यूम बताती है, साथ में मोल का रेशियो भी बताती है, वॉल्यूम का रेशियो, प्रेशर का रेशियो, ऑल्सो रिप्रेजेंट रेशियो ऑफ मोल, वॉल्यूम, ऑल्सो रिप्रेजेंट रेशियो ऑफ मोल, वॉल्यूम, प्रेशर, ऑल्सो रिप्रेजेंट रेशियो ऑफ मोल, वॉल्यूम, प्रेशर। चलेगा? पॉइंट नंबर 2, इफ कंपोनेंट इज नॉट गैसियस, पॉइंट नंबर 2, इफ कंपोनेंट इज नॉट गैसियस, अगर कंपोनेंट गैसियस नहीं है, if component is not gaseous, then it represent only mole, then it represent only mole, then it represent only mole and mole ratio। तो वो केवल मोल और मोल के रेशियो को ही बताता है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? अभी समझाता हूं। सब लोग बोर्ड पे आ जाओ प्यारे बच्चों। मैंने आपके सामने कुछ रिएक्शन लिखी है। रिएक्शन नंबर 1 बताओ, क्या तीन के तीनों गैसियस है? साथ में चलेंगे, यही सवाल करने का हवा में तरीका होगा। आइए जरा, इसकी स्टोइशियोमेट्री, इसकी, इसकी, इसको फील कर लिया ना? मतलब अगर इसका एक जाएगा तो इसका अब जो कह रहा हूं ध्यान सुनना, ठीक? लेट्स इमेजिन प्यारे बच्चों, इसके 10 मोल रिएक्शन में गए, इसके अभी मोल बोला मैंने, क्या बोला? इसके 10 मोल रिएक्शन में। तो अगर इसके मोल पता, तो क्या इसके मोल पता चलेंगे? एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसी का काम आने वाला है, पूरी क्लास का ध्यान चाहिए। इसके कितने मोल गए? तो इसके आपको 100% पता है कि 30 ही जाएगा। सर क्योंकि जो स्टोइशियोमेट्री है वो मोल भी है, वो मोल का रेशियो भी है, और मोल का रेशियो 1:3 है। मतलब अगर ये x है तो ये पक्का 3x है, अगर ये 10 है तो पक्का 30 है। नहीं समझे? तो क्या इसके मोल अगर 10 गए, अगर 10, तो इसके कितने मोल गए? इसके कितने गए? गए कि आए? आए। बता दोगे? लेकिन इमेजिन करो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे मोल नहीं बोला, मैंने बोला प्रेशर। क्या बोला? समझना थोड़ा सा, राइट? इमेजिन करते हैं आज नाइट्रोजन का यहाँ पे 20, सुनना पहले, सुन लो सवाल, 20 एटीएम है। कितना है? लिख देता हूं मैं। और यहाँ पे इसका 90 एटीएम है। मान लो, अरे मान लो शुरू से नाइट्रोजन का कितना प्रेशर था? 20। हाइड्रोजन कितना है? मान लो। और आपसे क्या क्या पूछ रहा हूं, पहला सवाल बताओ, 20 एटीएम 90 एटीएम में इसके कितने एटीएम जाएंगे? अगर इसके 20 जाएंगे, क्या बोला मैंने? अगर इसके 20 जाएंगे तो इसके कुल कितना था? कितने चले गए? तो बचेंगे कितने? ये कॉमन सेंस है कि नहीं है? और अगर इसके 20 गए तो इसके 60 गए, मतलब 1:3 का रेशियो हुआ। मतलब यहाँ पे रेशियो 2 का होने वाला है। कितना आएगा? 40। हाँ या ना? क्या स्टोइशियोमेट्री ने हमें प्रेशर बताया? क्या स्टोइशियोमेट्री ने मोल बताया? क्या स्टोइशियोमेट्री वॉल्यूम भी बताएगी? अब मुझे आप सबका ध्यान चाहिए। सब लोग बोर्ड पे आइए जरा। ये रिएक्शन में क्या लिखा है? चलेगा? मैं कहूं इसका आपके पास है 5 लीटर, मान लो। कितना है? ये बकवास है कि नहीं है? सर सॉलिड में आप लीटर कैसे बता सकते हो? मतलब अगर सॉलिड है तो क्या वो केवल मोल बताएगा? मतलब अगर कभी सॉलिड का सवाल है, किसका सवाल? तो मात्र एक औजार हमारे पास है, मोल। अब समझना, कोई भी सवाल आए, मोल तो है ही सही। तो मैं हमेशा एक यूनिवर्सल कंसेप्ट क्या लेके चलूं? मोल। मतलब अगर मोल कंसेप्ट लगाना है, क्या बोला मैंने? अगर मोल कंसेप्ट, पूरी क्लास का ध्यान चाहिए, अगर मोल कंसेप्ट, अब हम क्या लगाने वाले हैं? सर मोल कंसेप्ट क्यों लगाने वाले हैं? क्योंकि हम मात्रा बताने वाले हैं, क्योंकि हम अमाउंट बताने वाले हैं। क्या बताने वाले? कैसे? जरा सुनिएगा। इमेजिन करो मैंने कहा CO2 का 1 लीटर, मान लो।
कितना लीटर? और मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड का मुझे वॉल्यूम बताना है। क्या बताना है? तो इसका कितना लीटर पता है? तो इसका लीटर बताना है, बता सकते हो? शायद मैंने बहुत सिंपल केस लिखा, बता सकते हो। लेकिन अगर ऐसा कोई भी कठिन से कठिन सवाल आए, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमारा तरीका क्या होना चाहिए, मोल कंसेप्ट लगाना कैसे है? मोल कंसेप्ट, तो मोल कंसेप्ट लगाने के कुछ सेट ऑफ रूल्स है। सबसे पहला क्या है, अगर कोई भी सवाल मोल कंसेप्ट का आएगा, कोई भी सवाल, तो सबसे पहले रिएक्शन लिखा, फिर उसे बैलेंस किया, फिर खुद से सवाल पूछा जाएगा, फिर खुद से सबसे पहले रिएक्शन लिखा, मैंने बोला हैबर प्रोसेस, क्या बोला? तो सबसे पहले रिएक्शन लिखा, फिर बैलेंस किया, फिर खुद से सवाल पूछा कि उसमें सिंगल रिएक्टेंट है कि उसमें, अब मैं सिंगल रिएक्टेंट का मतलब बता देता हूं। सिंगल रिएक्टेंट का मतलब है कि उसमें जानकारी या तो एक रिएक्टेंट की दी है, सिंगल रिएक्टेंट का मतलब बता रहा हूं, उसमें जानकारी या तो एक रिएक्टेंट की, या उसमें दूसरा रिएक्टेंट एक्सेस में है, या उसमें दूसरा रिएक्टेंट, जब दूसरा रिएक्टेंट एक्सेस में हो तो भी समझ जाना यही वाला केस है, चलेगा? एक मिनट, अगर कभी भी मोल कंसेप्ट लगाना है तो सबसे पहले रिएक्शन को लिखना, उसके बाद उसे बैलेंस करना, फिर खुद से सवाल पूछना, सिंगल रिएक्टेंट है कि मोर देन वन, अरे चलेगा। जब मोर देन वन रिएक्टेंट होगा, जब मोर देन, अच्छा मोर देन वन रिएक्टेंट का मतलब बताता हूं, सब लोग बोर्ड पे आओ। मैंने अभी आपके सामने रिएक्शन लिखी, कितने रिएक्टेंट है? लेकिन मान लो मैं ऐसे बोलूं, इसका है 1 मोल, अरे मान लो इसके बारे में कुछ नहीं बोला, इसके बारे में, तो भी ये किसका सवाल हुआ? सिंगल रिएक्टेंट का, चलेगा? समझाता हूं, मैंने आपके सामने लिखा N2 + 3H2 से बना 2NH3। हेलो, बहुत सुनना पड़ रहा है क्या? सुनना थोड़ा देर। ये भी कितने रिएक्टेंट है बेटा, कितने हैं? अब मान लो मैंने कहा इसके 5 मोल, इसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो किसका केस हुआ? सिंगल रिएक्टेंट। लेकिन अगर सवाल ऐसे बोलो, इसका है 5 मोल, इसका है 10 मोल, अब हो गया ये मोर देन वन रिएक्टेंट, चलेगा? अगर दूसरे के बारे में कुछ ना बोला जाए या दूसरा एक्सेस माना जाएगा तो वो सिंगल रिएक्टेंट का केस माना जाएगा। लेकिन अगर दूसरे की जानकारी देंगे तो कौन सा केस होगा? मोर देन वन, चलेगा? अगर मोल कंसेप्ट लगाना है, अगर मोल कंसेप्ट, तो सबसे पहले रिएक्शन लिखना, उसे बैलेंस करना, बोलेंगे बच्चे खुद से सवाल पूछना कि सिंगल रिएक्टेंट है कि मोर देन, अगर मोर देन वन रिएक्टेंट है तो उसमें सबसे पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता करना पड़ेगा। एलआर की जरूरत कब पड़ेगी? सिंगल रिएक्टेंट में कि मोर देन वन, चलेगा? और जब एक बार एलआर पता चल जाएगा, एक बार एलआर कब पता करोगे? सिंगल में पता करने की आवश्यकता, लेकिन जब एक से ज्यादा होगा एलआर पता करना, और जब एलआर पता चलेगा, एलआर पता, तो अब सभी सवालों का जवाब एलआर से ही देना पड़ेगा। नहीं समझे? एक बात, कौन सा कंसेप्ट लगाना है, क्यों लगाना है? कोई क्वांटिटेटिव एनालिसिस के सवाल करने हैं। अरे सबसे पहले रिएक्शन लिखना, बैलेंस करना, खुद से सवाल पूछना, बेटा सबको पूछना पड़ेगा, खुद से सवाल पूछना, आप नहीं पूछोगे बेटा, खुद से सवाल पूछना, पूछो कुछ सवाल, क्यों आए हैं हम यहाँ पे, खुद से सवाल पूछना पड़ेगा। सिंगल रिएक्टेंट है कि मोर देन वन, अरे हाँ या ना? अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है क्या पता करोगे? चलेगा? और जब ये सारा काम हो जाए तो फिर अंत में लगा देना मोल कंसेप्ट है, अंत में लगा देना। ये क्या था? अब आपके सामने 2 सवाल है, सर एलआर कैसे पता करें और मोल कंसेप्ट कैसे लगाएं? हाँ, क्या ये भी सवाल है रिएक्शन कैसे लिखें? क्या ये भी सवाल है बैलेंस कैसे करें? क्या ये भी सवाल है सवाल खुद से कैसे पूछें? ये सवाल तो जायज है, सवाल तो यही सोच रहा है कि सर ये कैसे पता करें, और ये पता करना सिखा दूं, मोल कंसेप्ट कैसे लगाते हैं, एलआर कैसे पता करते हैं, उसके बाद सवाल करना शुरू करेंगे, चलेगा? नहीं चलेगा। कॉपी में लिखना, हाउ टू अप्लाई मोल कंसेप्ट, हाउ टू अप्लाई मोल कंसेप्ट, हाउ टू अप्लाई मोल कंसेप्ट। आप यकीन नहीं करोगे, ये मैंने ऐसे बोला, लेकिन फिर भी बच्चा मुझसे कुछ देर पूछेगा, सर उसके बाद क्या करना पड़ेगा? और उसका मात्र एक कारण है कि आप बोलना नहीं चाहते यार, इतना आलस जीवन में क्यों, मतलब है?
जिन बच्चों को आलस है। चलिए पहले लिख लो जैसा लिखा बोर्ड पे। ए पूरा लिखवाऊं का रिएक्शन लिखना पड़ेगा? नहीं, आप 12वीं पास है, देखो रिएक्शन, बैलेंस, चेक। अगर आपको चेक नहीं तो वहां लिख लो आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन। क्या कह रहे बेटा? खुद से सवाल पूछिए। अब हमारे सामने दो प्रश्न है सर, एलआर कैसे पता करें और मोल कंसेप्ट कैसे लगाएं? दोनों का जवाब एक एक करके दे रहा हूं, ठीक? जैसे सिखाऊं वैसे सीखते चलिएगा धीरे धीरे। आप सब में से बहुत सारे बच्चों को लगता है मोल कंसेप्ट मतलब यूनिटरी मेथड, सही है, लेकिन मैं कैसे सिखाऊंगा उसे सुनिएगा, ठीक? आप सब काइनेटिक्स पढ़ के आए हो ना? आर ओ डी ए बाई ए बराबर आर ओ डी बाई बी बराबर, याद है ना? तो अब उसी से अपन रिलेट करेंगे। लिख लिया होगा? आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं क्या? वो त्योहार आ रहा है जिसका आपका महीनों से इंतजार था। सिलेबस अभी मेरे पास अपडेट तो नहीं आया, बट मोस्ट प्रोबेबली काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो और मोल भी आएगा ही। मोल, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो और ज्यादा हुआ तो रेडॉक्स। बस इसको लिख लिया। कुछ कह रहे सर सारा ही दे दो, हम फिर बंद करवाएंगे। लिखो जरा। हाँ ये लिख लिया होगा आपने। अब मत करवाना है सब बेटा, पढ़ने देना है ना। सबसे पहले सर आपको पता नहीं हमारी ताकतों के बारे में, एलआर पता करना पड़ेगा और फिर क्या लगाएंगे? मोल का। तो 4 स्टेप में मोल के सवाल करेंगे, लेकिन उसके पहले सिखा दूं एलआर कैसे। एलआर की आवश्यकता कब पड़ेगी? एक से ज्यादा। अभी सिखाऊंगा एक सवाल के माध्यम से। आओ आपको सिखा दूं एलआर कैसे पहचानते हैं। लिखना नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू पहचान एलआर। लिखो। आइए प्यारे बच्चों आपको बता दूं कैसे लिमिटिंग रीजन पहचानते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई एलआर। सब लोग बोर्ड पे आ जाइए। आगे क्या? सबसे पहले आपको मैं एलआर का फुल फॉर्म बता देता हूं। एलआर का फुल फॉर्म, इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है, लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब ये एक ऐसा रिएक्टेंट है जो लिमिट कर देगा रिएक्शन। रुक जाओ बस हो गया, मन नहीं कर रहा मेरा। समझ पाई क्या? एक ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन को रोकने की हिम्मत रखता है। एक ऐसा रिएक्शन जो एक ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन को रोकने की हिम्मत रखता है, उसका क्या नाम है? लिमिटिंग। एक लाइन लिख ले, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट विच लिमिट द रिएक्शन। रिएक्टेंट, प्लीज बातें नहीं बेटा। रिएक्टेंट विच लिमिट द रिएक्शन। रिएक्टेंट विच लिमिट द रिएक्शन। रिएक्टेंट विच लिमिट द रिएक्शन। अब इसे कई किताबें कई तरीके से कहती है। जैसे मैंने क्या बोला? रिएक्टेंट विच लिमिट द, लिमिट का मतलब रोकना। वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन को रोक दे। वो रिएक्शन को रोकता कैसे है? रोकने के बहुत कारण है, बहुत तरीके हैं। आप सबने नेगेटिव कैटलिस्ट भी सुना है, लेकिन हम जब मोल कंसेप्ट पढ़ते हैं, जब हम इनहिबिटर, जब हम मोल कंसेप्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? मोल कंसेप्ट, तो हम उन सभी बातों को छोड़ के मात्र एक बात देखते हैं, और वो ये कि अगर कोई रिएक्शन को रोक रहा तो वो ऐसे ही रोकेगा, मात्र एक तरीका, खुद खत्म होके रोकेगा। कैसे रोकेगा? हालांकि तरीके और भी हैं, हालांकि तरीके हैं, लेकिन मोल कंसेप्ट जब हम पढ़ते हैं तो लिमिटिंग रिएजेंट केवल उसे ही मानेंगे जो रिएक्शन पहले खत्म हो जाएगा, जो पहले कंज्यूम हो जाएगा। तो लिखना, वी कैन आल्सो से दैट रिएक्टेंट, we can also say that reactant which consume first in the reaction, which consume first in the reaction, जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए, उसी के खत्म होने से रिएक्शन रुक जाएगी, क्योंकि जब तक सारे रिएक्टेंट नहीं होंगे तब तक रिएक्शन नहीं हो पाएगी। सर हम कैसे जानेंगे कौन पहले खत्म होगा? कैसे जानेंगे? उसको जानने का तरीका क्या है प्यारे बच्चों? सब लोग जरा बोर्ड पे आओ। इमेजिन करते हैं हम सबके सामने एक रिएक्शन है, a प्लस 3b से बना 2c। अरे मान लो, पहले बताओ ये जो हाइपोथेटिकल रिएक्शन को बैलेंस मान ले। पहला सवाल, पूरी क्लास बोर्ड पे आ जाए, आ जाओ ना।
मैंने कहा ए के है 10 मोल, ए के है मान लो, तो मैंने सिंगल रिएक्टेंट की जानकारी दी कि मोर देन 1। अच्छा एक मिनट, मैं केवल नंबर लिखता हूं, मोल वोल बोल के चला जाऊंगा, तो आपको मानना पड़ेगा सर ने मोल भी लिखा है। पूरा लिखूंगा तो समझ पा रहे हैं ना, फिर बहुत डेकोरेशन हो जाएगा। फिलहाल सिंपल 10 बोल दूं चलेगा ना। ए के कितने मोल है? तो सर ने सिंगल रिएक्टेंट की जानकारी दी कि मोर देन 1, और जब सिंगल रिएक्टेंट तो क्या हमें एलआर के बारे में सोचना है? अब सुनिएगा, क्योंकि मुझे आपको एलआर सिखाना है, तो मैंने कहा लेट्स इमेजिन ए के 10 मोल है, लेट्स इमेजिन बी के भी 10 मोल है, मान लो। क्या एक से ज्यादा रिएक्टेंट की जानकारी दी? अब हमें एलआर सोचना पड़े। जब कभी किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट होता है, तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही रिएक्शन को डिसाइड करता है, वही रिएक्शन को। मेरी बात को समझिएगा, ए के कितने मोल है? बी के। अब आपको पता करना है वो कौन है जो रिएक्शन को रोक रहा है, वो कौन है जो रिएक्शन को लिमिट कर रहा है। तो कैसे पता करेंगे? एक मेन मेथड, इसका कितना मोल ए, तो इसका कितना मोल थे। अगर इसका 1 मोल जाएगा तो इसका, तो अगर इसका 10 जाएगा तो इसका, इसके 10 को कितना चाहिए, मगर कितना है, इसके 10 को कितना चाहिए, बोलो ना। ऐसे समझो कितने मोल है? 10। अच्छा जब रिएक्शन जाता है तो एक साथ ही 10 ऐसे टूट पड़ते हैं, ये करके जाते हैं, पहले 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, अरे हाँ या ना। जब इसका 1 मोल गया तो इसका, इसका एक में 30 चले गए, 1 में 3, 1 भेजो, इसके भेजो, कितने बचे? बेटा मैंने 10 में 1 भेजा, 10 में 3 भेजा, कितने बचे? 9, कितने बचे? 7। ठीक, अब बताओ भी रिएक्शन हो सकती है? होगी। अब फिर से 1 भेजो, यही सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक, इसके 2 गए, इसके 3 गए, अरे हाँ या ना। जब इसके 3 गए तो इसके, तो इसके कुल कितने थे, कितने गए, इसके कितने गए, तो 9 गए, तो कितने बचे, लेकिन इसके कितने बचे, मतलब इसके भी 7 मोल और रिएक्शन करने को बेकरार है, लेकिन इसके कितने बचे? 1। अरे बोलो ना। अब जब 1 मोल है तो अगली बार जाएगा तो खत्म हो जाएगा। पहले कौन खत्म होगा? बी। पहले कौन खत्म होगा? जब बी नहीं रहा तो क्या अकेले ए बना लेगा सी? ए कहेगा बी के बिना कैसे काम चलेगा, हाँ या ना। मुझे बताओ क्या ए और बी दोनों का होना जरूरी है? आज पहले खत्म कौन हुआ? बी। एलआर कौन है? बी। अब इसी मेथड को, एलआर पहचानने को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इतना सोचोगे तो बहुत समझ आएगा, हाँ या ना। इसको सिंप्लीफाई करने का एक बड़ा प्यारा तरीका बनाया गया। तरीका क्या बनाया गया, जरा सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा। सुन रहे हो बेटा? सुनो ध्यान से, आई विल नॉट रिपीट अगेन। यहां बहुत नेगेटिव होता है। जो भी मोल है, क्या बोला मैंने? अगर मोल ना दे तो वेट देगा, वॉल्यूम देगा, कुछ ना कुछ तो देगा। आप उसे कन्वर्ट कर लेना मोल में। किस में कन्वर्ट? क्या अब ये दोनों के मोल आ गए? अब एलआर पता करने के लिए, क्या पता करने के लिए? जो भी मोल है उसको स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड करें। जो भी उसको, ए के कितने मोल, ए की स्टोइशियोमेट्री 10/1। वेरी गुड बेटा, 10/1 10। ठीक है, यहां बताओ जरा बी के कितने मोल है? 10/3, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। सुनो, लिसन केयरफुली। आप गलती कहां करते हैं प्लीज, मैं सबसे कह रहा हूं, आप यही निगेटिव कराते हैं। क्या करते हैं सुनना, कितने मोल थे? 10। कितने थे? 10। 10 10 थे, 10 10 है, रहेंगे। ये तो आपने एलआर पता करने का एक ट्रिक लगाया। क्या लगाया? तो ये जो आया ये मोल है कि मात्र रेशियो है? रेशियो है, ये मोल नहीं है, ये मात्र क्या है? रेशियो। इन दोनों में कौन सा रेशियो छोटा? ये वाला। तो जिसका रेशियो छोटा, क्या बोला मैंने? वही होगा एलआर, वही होगा। वो जो हम उतना सोच रहे थे इसका 1 जाएगा इतना, ये हो, अब ये सोचना आसान हो गया। इसके कितने मोल? 10। इसके कितने? 10। तो मैंने कहा बेटा एलआर कौन होगा? सर 10/1। सर यही एलआर होगा। कौन होगा एलआर? रुको, मतलब पहले खत्म कौन होगा? मतलब प्रोडक्ट का डिसीजन बी करेगा, ए करेगा? क्यों करेगा बी? सर जब वो खत्म हो गया तो रिएक्शन होने वाली, तो रिएक्शन तब तक चली थी जब तक वो जिंदा था। यस और नो? एक सवाल और आपसे पूछता, चलो बोर्ड में आइए जरा। मैंने आपके सामने लिखा N2 + 3S2 से बना 2NH3। हेलो, चलेगा? पहला सवाल अभी कराऊंगा, पहले प्रैक्टिस कर रहे। इसके 10 मोल, इसके
इसके बारे में कुछ नहीं बोला, सिंगल रिएक्टेंट मोर देन वन, इसके 10, इसके बोलो, बता दोगे? अगला सवाल, अगर नाइट्रोजन के 10 मोल है तो अमोनिया कितने मोल बनेंगे? 20। अगला सवाल, अगर नाइट्रोजन 10 मोल है तो हाइड्रोजन कितने मोल कंज्यूम करेगा? व्हाट इज द मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन ऑफ 10 मोल? यही तो सवाल बोलूंगा। लेकिन मान लो इसके होते 10 मोल, मान लो इसके होते 20 मोल, मान लो। अब क्या एक से ज्यादा रिएक्टेंट हुआ? क्या कोई कोई एलआर होगा? एलआर पहचानने का तुरंत तरीका, त्वरित तरीका आपको पता है, 10/1, 20/3। कौन सा रेशियो छोटा? 20/3 वाला रेशियो यही होगा। तो अब प्रोडक्ट का डिसीजन ये करेगा, ये करेगा, ये। कुछ देर पहले तक आप कह सकते थे, कुछ देर पहले तक आप 10 मोल से बनेगा 20 मोल, 10 मोल से बनेगा। अब नहीं कह सकते क्योंकि इसके 10 है, इसके 20 और इसके बताने, बोलो हाँ या ना। एलआर कौन है? हाइड्रोजन। एलआर कौन है? तो इसका निर्णय ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। अब क्या कहोगे, सुनना ध्यान से, 3 मोल हाइड्रोजन, क्या बोला? से कितने मोल अमोनिया? तो 1 मोल हाइड्रोजन बता दोगे, तो 20 मोल बता दोगे। फिर से रिपीट करते हैं, हम लोग कौन सा कंसेप्ट बता रहे हैं? मोल कंसेप्ट। सबसे पहले रिएक्शन लिखना, बैलेंस करना, खुद से सवाल पूछना, सिंगल है कि मोर देन? अगर सिंगल है सीधे लगा दो, अगर मोर देन पहले पता करना पड़ेगा। एलआर पता, तरीका पता चल गया। डिवाइड करेंगे स्टोइचियोमेट्री से, जिसका रेशियो छोटा आएगा वही एलआर कहलाएगा। एक बार एलआर पता चल जाएगा तो सभी सवालों का जवाब एलआर से ही दिया, क्योंकि एलआर ही कंट्रोल करेगा रिएक्शन को। चलेगा? नहीं चलेगा। अब अगला सवाल, सर एलआर पता कर लेंगे, सभी सवालों का जवाब एलआर से देंगे, मगर देंगे कैसे? उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? मोल कंसेप्ट कैसे लगाना वो सिखाना बाकी है, राइट? पहले इससे लिखना जरा, हाउ टू आइडेंटिफाई एलआर। लिख लिया? ये एग्जांपल लिख लो, A+3B से बना 2C, जिसका रेशियो छोटा वही होगा एलआर। बच्चों थक गए? थकते नहीं बेटा, अभी तो मई तक जाना है। कितनी मजेदार है पढ़ाई, नहीं? कितना मजा आता है सर पढ़ के, तो बिल्कुल सर लगता है ना सर, बिल्कुल सर मजा आ गया है। ऐसा होता होगा आपके साथ? सर जिस दिन क्लास नहीं आता ना सर, बहुत बोरियत होती है। क्लास में आके सर बिल्कुल हम गदगद हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। एक बच्चा ऑनलाइन में कह रहा है, वो जो मैंने वो कुछ देर पहले कहा था ना, आप पेपर बंद करवा दोगे, तो वो कह रहा काफी डार्क था। बेटा आप जोक्स की भी कैटेगरी बना रखे हो क्या? कैटेगरी ऑफ जोक्स है। ऑलराइट, फिलहाल जिसका रेशियो छोटा वही होगा एलआर। चलेगा? अब भाई साहब हमें लगाना है मोल कंसेप्ट। क्या लगाना है? मोल कंसेप्ट दुनिया का सबसे आसान कंसेप्ट है। मोल कंसेप्ट का मतलब होता है यूनिटरी मेथड। क्या मतलब है? लेकिन हमारे कुछ बच्चे यूनिटरी मेथड नहीं लगा पाते हैं। चेक करता हूं, एक आदमी एक काम को 2 दिन में करता है। एक आदमी एक काम को, आदमी भी लगाओगे? समझदार हो गए आप, है ना? कुछ बच्चे मोल कंसेप्ट लगा लेते हैं, लेकिन कुछ को बड़ी दिक्कत आती है, सर पता है ये 1 से होगा, 5 से होगा, मैं नहीं आता समझ में। उन बच्चों के लिए लिखिए जरा, लिख लियोगा सामने। देखना नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू अप्लाई मोल कंसेप्ट। हाउ टू अप्लाई मोल कंसेप्ट। आओ प्यारे बच्चों बता दूं मोल कंसेप्ट कैसे लगाए। जानना चाहेंगे? बेटा जानना चाहेंगे? हाउ टू अप्लाई मोल कंसेप्ट बहुत सिंपल है। मान लो हमारी रिएक्शन है ए प्लस गिव प्लस डी, वही अपनी फेवरेट रिएक्शन। आ जाओ जरा, क्या इसका स्टोइचियोमेट्री सबको दिख रहा है? अगर आपको लगाना है मोल कंसेप्ट, क्या लगाना है? तो आप तो या तो लगाओ यूनिटरी मेथड। क्या लगाओ? पर जिन बच्चों की कैलकुलेशन थोड़ा कमजोर है, ऐसा आप में से तो कोई नहीं है मुझे पता है, मैं तो कह रहा हूं, जिन बच्चों की कैलकुलेशन थोड़ा, वो अक्सर यूनिटरी में गड़बड़ कर देते हैं। वो ऐसे 1/3 से बना 2, जब 1/3 को उधर भेजते तो कहां 3 कहां 1 पता नहीं चलता। उन बच्चों के लिए है ना, आप इतनी मेहनत ना करें। आप क्या करें, सुनो, ए का मोल एन ए, बी का मोल एन बी, सी का मोल, अरे ठीक है नहीं ठीक है, डी का मोल
अरे भाई RODA ROAB, अरे हाँ या ना? जब भी लगाना मोल कंसेप्ट, क्या लगाना? मोल ऑफ ए, मोल ऑफ बी, मोल ऑफ सी, मोल ऑफ डी। क्या स्टोइकियोमेट्री प्रेशर बताती है? क्या स्टोइकियोमेट्री वॉल्यूम बताती है? मोल भी चलेगा, प्रेशर भी चलेगा, वॉल्यूम भी चलेगा, बशर्ते वो गैस होना चाहिए। अगर सॉलिड है तो केवल मोल चलेगा। चलेगा मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री। दन दन दन। नहीं समझे? सर ये क्या था? जानना चाहेंगे? अभी जनवाता हूं, इसको पहले लिखो। हम लोग जब लगाएंगे मोल कंसेप्ट, क्या लगाएंगे? तो कोशिश करेंगे जहां बहुत सिंपल है 1 2 3 तो वो तो सीधे बता देंगे, लेकिन जहां थोड़ा फ्रैक्शन आएगा ना, अपन इस मेथड फॉलो करेंगे ताकि कैलकुलेशन एरर ना होने पाए। कैसे? एक एग्जांपल समझाता हूं, ठीक? चलो सम अप करते हैं। हम लोग कौन सा कंसेप्ट पढ़ने वाले? मोल। सबसे पहले रिएक्शन लिखना, उसे बैलेंस करना। रुको, इसे लिख लो पहले, देखता हूं कितनों को याद हुआ है। कठिन से कठिन सवाल में बस यही करना पड़ेगा। हाँ चलो नेक्स्ट स्लाइड में। चलो सबसे पहले अब नहीं बोला जाएगा, रिएक्शन लिखना, उसे बैलेंस करना, फिर एक है कि मोर देन वन, मोर देन वन है तो LR, और LR पता करे तरीका पता है? उसके बाद लगा देना मोल कंसेप्ट। अब मोल कंसेप्ट सुनो सुनो, मान लो ए की जानकारी देके बी पूछे तो AB में लगाना, ए देके सी पूछे तो AC में लगाना, बी देके डी पूछे तो BD में लगाना। क्या? कैसे लगाना? ऐसे लगाना। समझ पाए क्या? ये जो आपके सामने यही क्या है? मोल कंसेप्ट। एक सवाल करके समझा दो क्या? एक सवाल लिखो जरा। इन हैबर प्रोसेस N2 plus 3H2 से बना 2NH3। अच्छा आज इस चैप्टर में आपको बैलेंस भी नहीं करने दूंगा, मैंने बोला है बस रिएक्शन लिखना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, मैं आपको नहीं करने दूंगा क्योंकि आप पता नहीं कैसे बैलेंस कर देते हैं। समझ पाए क्या? और स्टोइकियोमेट्री बदली तो सारा खेल बदला। अरे हाँ या ना? मोल कंसेप्ट की जो रूट है वो तो स्टोइकियोमेट्री है। अब आपका मन करेगा सर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आपका ये मन ना पड़े, मैं हमेशा रिएक्शन दूंगा, चलेगा? लिखिए इन हैबर प्रोसेस N2 plus 3H2 से बना 2NH3। इफ लिखो लिखो, इफ 10 mole of nitrogen, if 10 mole of nitrogen reacts with 10 mole of nitrogen reacts with 10 mole of hydrogen, reacts with 10 mole of, then calculate weight of ammonia, then calculate weight of ammonia। ए आपसे अमोनिया क्या पूछा है, लेकिन आप पहले क्या निकालोगे? मोल। मैं कुछ भी दूंगा मोल, मैं कुछ भी पूछूंगा मोल। नहीं समझे? मैं कुछ भी दूंगा, कुछ भी पूछूंगा, और कुछ में समझ में आएगा तो मोल निकाला। नहीं समझे? मोल कंसेप्ट में कुछ में समझ में आएगा तो मोल निकाला। आओ समझाता हूं। पहला सवाल मुझे करने दे, सब लोग बोर्ड पे आ जाइए, मुझे पता आपसे बन जाएगा। अरे मुझे पता है यार, ये बहुत सिंपल सवाल है, आप टैलेंटेड है, आप तो बस रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ थोड़ी रहे कुछ। N2 plus 3H2 से बना है 2NH3, अरे हाँ या ना? हाँ या ना? अब सबसे पहले रिएक्शन लिखना, बैलेंस करना, 2 स्टेप हो गए। वाओ, अब थर्ड स्टेप कुछ सबसे कठिन सवाल यही है। खुद से सवाल पूछो, एक रिएक्टेंट है कि मोर देन वन? मोर देन वन। कितने मोल? कितने मोल? अब रुको, मुझे सवाल कठिन बनाना तो मैं इसका वेट दूंगा, इसका वॉल्यूम दूंगा, इसका नंबर दूंगा। क्या दे सकता हूं? वेट, वॉल्यूम, नंबर, बस ना। और कठिन करना है भाई साहब, मान लो कुछ और बनाना है तो आपको परसेंटेज वगैरह देना शुरू करे, प्रेशर दे, हाँ या ना? लेकिन आप तो हमेशा एक काम करोगे, मोल। क्या करोगे? चलेगा? आओ जरा बोर्ड पे, कितने मोल? कितने मोल? क्या इसके मोल बताने हैं? क्या प्रोडक्ट का मोल बताना है? यानी मोल कंसेप्ट लगाना है। और मोल कंसेप्ट लगाने के पहले थर्ड स्टेप, खुद से सवाल पूछिए, सिंगल है कि मोर देन वन? मोर देन वन में LR पता करना पड़ेगा। LR बता दिया? कौन है LR? कैसे बताया? 10/1 10, 10/3, जो भी है उससे तो छोटा है। क्या इसका, सुनो, क्या इसका रेशियो इससे छोटा है? मतलब यही LR होने, यही LR होने। अब बताओ इसका डिसीजन ये करेगा कि ये करेगा? LR करेगा। LR कौन आया?
तो मैं मोल कंसेप्ट एलआर और अमोनिया में लगाऊं कि नाइट्रोजन अमोनिया में? हाँ, तो कैसे लगाऊंगा? एलआर कौन है? देखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन बाई 3 बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया बाई, हाँ या ना? सर आप मोल क्यों निकाल रहे हो? बेटा मोल आएगा तो वेट भी तो आएगा। नहीं समझे? अब चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे। सर 3 मोल से बनेगा, 2 मोल तो 1 मोल से बनेगा, 2/3 तो 10 से बनेगा। हेलो, अब आप गलती कहां करोगे सुनिएगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने मानू? 10 मानू कि 3.3 मानू? क्यों 3.3 आया था? वो मात्र एक ट्रिक था, वो मात्र एक क्या पता करने का। फिर कहोगे सर हम सीख नहीं पाए। कभी अपने आप से पूछा करो। हाँ सुनते तो हो नहीं, आपसे 2 ही चीजें मांगी थी ना, थोड़ा बहुत ध्यान भी रखा करो क्लास में, है ना? पढ़ने आए हैं क्लास में अपन, आ जाइए जरा। कुछ और करने आए हैं क्या? चलिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने लिखूं? 10। तो 3.3 क्या था? वो तो मात्र ट्रिक था एलआर पता करने का। सवाल में बोला है 10 मोल, यानी 10 ही तो माना जाएगा। अब बताओ मैं कैसे लिखूं बेटा, कैसे लिखूं? कहां लिख दूं? नेक्स्ट स्लाइड लिख दूं क्या? इधर लिख रहा हूं 10 बराबर। सर इसके मोल पता नहीं, क्या धन से मोल आएगा? मैं मानता हूं आप यूनिटरी मेथड से कर सकते हो, लेकिन उसमें कई बार कैलकुलेशन एरर होगा। कैसे होगा बताऊंगा मैं। उस एरर को अवॉइड करने के लिए इसकी आदत डाल लो। और काइनेटिक्स में आदत पड़ी है? आदत पड़ी कि नहीं पड़ी है? होमवर्क कर लिया आप लोगों ने? तो इसीलिए मैं इसको सीधे कह सकता हूं। बताओ यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितने आए, बता दोगे? कितने आए? 20/3। व्हाटएवर जो भी आए, डन, चलेगा। अब इस पूरी कहानी में जो दिलचस्प मोड़ आता है वो तब आता है जब कंबशन के सवाल आते हैं। किसके सवाल? टाइम होने वाला है क्या? तो नेक्स्ट क्लास कंप्लीटली बेस्ड ऑन मोल कांसेप्ट, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था मैं डिस्कशन करूंगा, इसलिए क्लास को रोकूंगा, ठीक? अच्छा, आपके पास क्या आया? मोल। लेकिन सवाल क्या पूछा था? कैसे निकालूं? कर लोगे क्या? जिससे पूछो आंसर बताएगा। चलो एक बार आप निकाल लो, मैं पहले पूछूंगा आंसर। वेट ऑफ अमोनिया कितना है? देखता हूं कौन ऐसा बच्चा है जो भयंकर आलसी है। भयंकर आलसी मैंने बोला था आप। सवाल सुना करें ध्यान से, कहानी का निष्कर्ष, लिसन केयरफुली। कर लिया सबने? मोल आ गए 20/3। आपसे क्या पूछा था? वेट। आ गया बेटा? सो सिंपल। तो वेट इज इक्वल टू मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। कितना मोल आया? 20/3 इंटू 17। चलेगा? कितना आया? वॉट एवर 113.3 ग्राम। हाँ ठीक है बेटा, जीत गए आप, ठीक है। 1 मिनट। आज से मोल कंसेप्ट शुरू हुआ, कल कंबस्शन, सारी वैरायटी, सारे वॉल्यूम ऑफ एयर, फलाना सारी वैरायटी कवर कर रहा हूँ, ठीक? चलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, नेक्स्ट क्लास संभल के इससे रिवाइज करके आइएगा। आपका होमवर्क रहेगा, पहले होमवर्क लिखिए नेक्स्ट क्लास का। क्या कह रहे हैं? बस अभी बंद करवा देता हूँ, बंद करवा रहा हूँ बेटा। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क लिखे। नंबर 1, ऑनलाइन वालों होमवर्क लिखो। बोलो, होमवर्क बहुत सारा है, सारा दे दूं कि थोड़ा थोड़ा करके दूं? बाकी सब्जेक्ट में होमवर्क है क्या? ठीक है, तो वही होमवर्क दूंगा, मुझे कंप्लीट चाहिए। फिर नंबर 1 लिखे। नंबर 1, रिवाइज टुडेज नोट्स, एंड सॉल्व न्यूमेरिकल इफ नीडेड। सॉल्व न्यूमेरिकल्स इफ नीडेड, नहीं सॉल्व न्यूमेरिकल्स इफ नीडेड। अगर जरूरत हो तो क्लास के सवाल दोबारा करें। दूसरा, सॉल्व एग्जांपल फ्रॉम मॉड्यूल। आपके मॉड्यूल में मोल करने कुछ सॉल्व एग्जांपल है, वो सॉल्व करना मैंडेटरी है, आज ही करना है। सॉल्व एग्जांपल 1 to 13, 1 to 13। फिर पेज नंबर 15 में आइएगा, उसमें 2 से लेके 17 तक। पहले 1 से 13, फिर किस पेज में आओगे? फिर उसमें 2 से परफेक्ट। उसके बाद एक्सरसाइज 1 1 से 50। जिन बच्चों से नहीं हुआ एक बार फिर से अटेम्प्ट करेंगे। डन। एक्सरसाइज 1 1 से 50। इतना मुझे कंप्लीट चाहिए। होमवर्क और था, नहीं दे रहा हूं, मानते हो बाकी सभी का होमवर्क है, इतना कर लो, चलेगा। अब यहाँ पे होगा डिस्कशन। जिनको डिस्कशन करना हो वो बैठेंगे, जिनको नहीं करना वो जा सकते हैं, बीच में कोई नहीं जाएगा। और जो यहाँ डिस्कस करूंगा क्लास के बाद नहीं बताऊंगा। एसी बंद करवा देता हूं मैं।
अगर किसी से बन गया है तो बिल्कुल जा सकते, घबराओ नहीं। एक्सरसाइज 2 में एक ही सवाल है ही पूछने लायक, बाकी तो बन ही जाते हैं। हाँ, आ जाना डाउट। आप लोगों को असाइनमेंट दिया जा रहा है रूम नंबर 411 में। 400 नहीं, जो कल जिन बच्चों ने ले लिया था उनको नहीं लेना है। कितना कितना रद्दी बेचोगे हैं? जिन्होंने कल असाइनमेंट नहीं लिया था वही कलेक्ट करिएगा। असाइनमेंट यानी जो पेपर बीच में आपके बने थे वो आपको एज असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, तो एक बार उनको कर लीजिएगा सॉल्व। चलो जल्दी से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जल्दी से मॉड्यूल निकाल लीजिए। एक्सरसाइज 2। ये आजकल क्लास आगे नहीं होती क्या? हाँ, क्लास एक्सटेंड नहीं होती क्या? अच्छा अच्छा, ऐसा, ठीक है। चलिए, जिस बच्चे ने मुझसे कहा है सर ऑनलाइन भी पोस्ट कर दीजिएगा असाइनमेंट, बेटा मैंने असाइनमेंट टेलीग्राम में पोस्ट कर रखा है और ईएलपी नंबर 1 कर रखा है। अच्छा, असाइनमेंट बेटा हम नहीं पोस्ट कर सकते। एक्सरसाइज 2 में पहले क्या डिस्कस कर लो, एक्सरसाइज 2 की 1 2 1 हो गया है। चलो पहले एक्सरसाइज 2 डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट से स्टार्ट करें बेटा? ठीक है। एक्सरसाइज 2 का सवाल नंबर 22। यही सबका डाउट है क्या? बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है, और सवाल इसलिए बेहतरीन आपको सोचने मजबूर कर रहा है, लेकिन बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्या बात है, जिस बच्चे ने मुझे मॉड्यूल जैसे एक्सरसाइज 2 के सारे सवाल कर रखे हैं, केवल सवाल नंबर 22 छोड़ रखा है। अच्छा वही बच्चा है क्या? आइए, चलो सब लोग बोर्ड पे आ जाओ। हमारे पास अमोनिया है और अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे कि अमोनिया का डिकम्पोजिशन मैं कैसे लिखूं, तो हमने क्या किया, अमोनिया का डिकम्पोजिशन ऐसे लिखने का सिलेक्शन किया। सर ऐसे क्यों लिखा आपने? क्योंकि मैंने आपको जब काइनेटिक्स पढ़ाई तो हमेशा कहता था कि रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री कितनी होगी, 1। उस चीज को फॉलो करने के लिए मैंने ऐसा लिखा। ऑफ कोर्स मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर मैंने आपको एक मेथड में ढाला है, एक तरीके में ढाला है, उसी तरीके को जस्टिफाई करने के लिए ऐसा लिख रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं, सवाल में ऐसे सॉल्व करके बता रहा हूं। देन ऑफ कोर्स मैं 2 लिखूंगा, उससे भी आंसर आ सकता है। कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जब इक्विलिब्रियम मोल हो जाएगा ना, तो छोटी छोटी बातें आप समझ जाओगे स्टोइकियोमेट्री की। अभी फिलहाल मैंने क्या लिखा, 1। अब सवाल कहता है कि पहले इसका प्रेशर था 70 टॉर, यूनिट का ध्यान रखिएगा विशेष। कितना प्रेशर था? 70 टॉर। आधे होने में 5 मिनट लगा, आधा होने में, यानी 70 से t बराबर 0 पे कितना था? 70, और t बराबर 5 मिनट कितना हो गया? 35। बोलो हाँ या ना? करने के 1000 तरीके हो सकते हैं, एक तरीका सुनिएगा। 70 से जब 35 हुआ, कितने देर में? 5 मिनट में। तो 5 मिनट में कितने का चेंज आया? 35 का। 35 टॉर का। 5 मिनट में 35 टॉर का। 5 मिनट में 35। ये वही वाली बात है, किसी के 5 मिनट में 35 रुपए खर्च हो गए, तो एक एक मिनट में कितने खर्च हुए? 5 मिनट में 35 रुपए, तो एक मिनट में 7 रुपए ऑन एन एवरेज। तो अगर 5 मिनट में, बिल्कुल सिंपल सोचो ना यार, 5 मिनट में 35 टॉर चले गए, तो एक मिनट में कितने टॉर गए? 7। यानी मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया बराबर 7 टॉर पर मिनट, हाँ या ना? अब आपको ये सोचने में दिक्कत आ रही, फॉर्मूला लगाओ, आर बराबर डेल्टा सी बाई डेल्टा टी डेल्टा पी बाई। अरे एक बात, दूसरी बात, ऐसे सोचा तो भी चलेगा, ऐसे नहीं सोचा तो फॉर्मूले सोचा। हमें सवाल में क्या दे रखा है? टी हाफ, और बच्चे बच्चे को टी हाफ का फॉर्मूला पता है, ए नॉट बाई 2 के, हाँ या ना? अब बच्चा क्या करेगा, टी हाफ रखेगा, ए नॉट रखेगा, से के निकाल लेगा, निकाल लेगा। जब यहां से वो के निकालेगा, मेरी बात सुनिएगा, वो भी आता है 7। कितना आता है? अब आप भूल मत जाना कौन सा ऑर्डर है, 0, और 0 ऑर्डर के लिए आर बराबर के इंटू ए की पावर 0, मतलब जो के है वही रेट है, जो के है वही, अरे 0 ऑर्डर में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के की वैल्यू कितनी आ गई है? 7 टॉर पर मिनट। बोलो हाँ या ना? इसको फील करना, मतलब एक एक मिनट में कितने टॉर जा रहे हैं। क्या 0 ऑर्डर रिएक्शन की रफ्तार कंसंट्रेशन बदलने से बदलती है? सरकारी गाड़ी कितनी भी सवारी बैठ जाए, रफ्तार बदलने वाली नहीं है। अब उसने कहा कि भाई साहब इसका प्रेशर बदल के हो गया, अब न्यू सिचुएशन, न्यू है ना, इसका प्रेशर कितना हो गया है?
0.25 एटीएम, 0.25 एटीएम। तो 0.25 एटीएम को टॉर्क बताओ कितना आता है? 190 टॉर्क। 0.25 यानी कितना टॉर हुआ? 190। मेरे बच्चे आज हम टॉर में सोच रहे हैं, ऑप्शन भी टॉर में है, तो मुझे इसको भी तो टॉर बनाना पड़ेगा। इसके कितने टॉर हो गए? 190। अब कितना मिनट बोला है? 3 मिनट, हाँ या ना? 1 मिनट में जाने की रफ्तार, और जीरो ऑर्डर है तो बदलने वाला, तो 1 मिनट में 7, तो 2 मिनट में 14, 3 मिनट में 21। बोलो ना। तो यहां कह दूं मैं 190 माइनस 21 चलेगा? चलो छोड़ो, आप तो ऐसे कह दो 190 माइनस एक्स, हाँ या ना? यहाँ कितना आएगा? x/2। यहाँ कितना आएगा? 3/2 है। बोलो ना। जरा मुझे x की वैल्यू बता दो, कैसे आया 21? सर ये t बराबर 0 है, t बराबर 3 मिनट है ना सर, मुझे उसकी रफ्तार मिल गई है। तो 1 मिनट में 7, तो 3 मिनट में 21, यानी x की वैल्यू, यानी मैं कैसे लिख दूं बताओ जरा? 190 माइनस 21, यहाँ पे 21/2 और यहाँ पे 3/2 इंटू 21। आपसे प्रेशर पूछा, टोटल प्रेशर, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस सॉल्व करोगे, आंसर आएगा 211। चेक कर लेना, समझे? इस सवाल करने के और भी तरीके हो सकते हैं, पर मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल 1 बना के बताया, क्योंकि हमने जितने भी आपको डेरिवेशन आपके सिलेबस पढ़ा है उसमें रिएक्टेंट का स्टोइचोमेट्रिक कितना होना था? 1, इसीलिए मैंने ऐसा बताया। चलेगा? और भी एक तरीका है, हिंट देता हूं, सोचना कोई अच्छा पजल लगेगा, ऐसे सोचना, क्या जीरो ऑर्डर है? ये तरीका समझ में आ गया? नहीं आया? दिस प्रेशर प्लस दिस आ जाएगा, आंसर निकाल लोगे ना? अब नया तरीका बता रहा हूं, बस सोचना, ए नॉट माइनस ए टी बराबर के टी। एग्री? क्या आपने यहां से के निकाल लिया? क्या आपको ए नॉट पता है? तो ए नॉट माइनस ए टी बराबर, ए नॉट पता है, के पता है, टी पता है, ए टी आ जाएगा, ए टी से एक्स आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा, जो स्ट्राइक करे, राइट? चलो, ये कौन सवाल था? सवाल नंबर 22। एक्सरसाइज 2, एनीथिंग एल्स? इस एक्सरसाइज में 2 में 17, एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा, सवाल नंबर 17, बढ़िया सवाल, सवाल नंबर 17। ये भी डाउट है आपका? फालतू में तारीफ कर दी आपकी, इसने 3 सवाल और छोड़े थे। अच्छा, टिकने लगाए, ठीक है। फिर सवाल नंबर 17, आइए जरा। जिस बच्चे का डाउट है, अ कैटलिस्ट लोवर्स एक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम 20 to 10, यानी पहले ईए कितना था? 20, अब ईए कितना है? 10। चलेगा? नहीं चलेगा? अब वो कहता है, मेरे प्यारे बच्चे, क्या कह रहा है? टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 300 केल्विन टू 310 केल्विन, एक्टिवेशन एनर्जी। यार बहुत ही आसान है। आपसे क्या पूछा? एक्टिवेशन एनर्जी। चलेगा? सवाल नंबर कौन सा ये? 17, सॉरी, है ना? 17 था ना? 20 से 10, द टेम्परेचर एट विच द अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। अब बताओ, ये अनकैटलाइज्ड है, ये है ऊपर, मतलब इसका वो वाला टेम्परेचर बताइए, इसका वो वाला, इसका वो वाला जिसमें इन दोनों का रेट सेम हो जाए। हेलो? तो आप क्या कहोगे? के बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस ए बाई आर टी। देखो मैं लिख रहा हूं, K1 बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस अपॉन आर टी। ये हो गया अनकैटलाइज, मान लो। और कैटलाइज क्या होगा? K2 बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस EA2 अपॉन आर टी। चलेगा? EA1 पता है, EA2 पता है, रिएक्शन सेम है, तो ए से ए कैंसल होगा, डन। उसने कहा सेम हो जाए, तो आप क्या कह देना? अनकैटलाइज कैटलाइज दोनों को इक्वेट कर देना। इक्वेट करके टेम्परेचर निकाल लोगे बेटा, जिसका भी डाउट था निकाल लोगे। कर लोगे क्या? थोड़ा कैलकुलेशन हिंट दे रहा हूं, ट्राई करना। उसके बाद बोलो 17 के बाद 18। एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा, 18 तो क्लास में कराया है, 0.001%, 10 की पावर माइनस 3। जिस बच्चे ने मुझसे पूछा सवाल नंबर 18, एक्सरसाइज 2 का सवाल नंबर 18, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, याद आ रहा है क्या? ई की पावर माइनस ए बाई आर टी, हाँ या ना? परसेंटेज क्या होता है? बोलो, परसेंटेज बराबर ई की पावर माइनस ई बाई आर टी गुणे 100। हेलो? ये दे रखा है 10 की पावर कितना है? बोलो, कौन सवाल था बेटा ये? सवाल नंबर बोलो 18, 10 की पावर माइनस 4, ई की पावर माइनस ये बाई आर टी। मैंने क्लास में -3 वाला कराया था, बस कर लो ना यार, इसे कराया है सवाल क्लास में, हाँ या ना? एनीथिंग एल्स? आ रहा हूं, एक्सरसाइज 2 डन? सच बताओ, पूछ लो, भागो नहीं। एक्सरसाइज 2 डन, एक्सरसाइज 1 डन, एक्सरसाइज 2 डन, एक्सरसाइज 3 में कोई डाउट हो बताइए। एक्सरसाइज 3 का, 2 का कौन सा? सवाल नंबर 6। केवल आपका डाउट है क्या? सवाल नंबर 6 किसी डाउट है? अभी क्लास के बाद आ जाना, ठीक? एक्सरसाइज 2 डन। ऑनलाइन वालों, एक्सरसाइज 2 में
ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, क्या घटिया सवाल पूछ रहे हो यार। 7 वाला पूछा है एक्सरसाइज 2 का सवाल नंबर 7, जिन्होंने भी पूछा है देख लो एक बार ऑनलाइन वाले, वरना वो कहेंगे सर हमें तो कोई बताता ही नहीं। एक रिएक्शन दे रखी है A2B3 से बना A2 प्लस 3/2 B2, चलेगा। प्रेशर चेंजेस फ्रॉम 60 टू 75 टॉर, तो 60 माइनस एक्स, एक्स 3/2 एक्स, हेलो, तो 60 माइनस एक्स प्लस 3/2 एक्स बराबर 75, हाँ या ना। क्या यहां से एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स आएगा, पुट करना, सॉल्व करना, रेट आएगा। जिसका डाउट था क्लियर है बेटा, हिंट दिया मैंने, अभी हिंट दिया है। मनिक चलेगा बेटा। मोबाइल नंबर मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में शायद दे रखा है बेटा, कई बार बोल रखा हूं यार, मैं भी थक गया हूं बोलते बोलते, अजीब लगता है बार बार नंबर बोलता हूं तो, मुझे लगता है मैं याद कर रहा हूं क्या। 7, हाँ उसके बाद बस डन। एक्सरसाइज 3 में आ जाओ जल्दी से। एक्सरसाइज 3 बोला था आज, फिर ऐसा नहीं नहीं कल कर लेंगे ना, थोड़ा थोड़ा रोज करे, करते रहे डिस्कशन। एक सवाल है तो पूछ लो, ठीक है। दूरी मुस्कुराते रहिए, पढ़ तो लोग है, मुस्कुराना मत छोड़ो। एक मिनट बेटा, क्या कह रहे हैं।